फ्रेंड। आपका हमारे इलेक्ट्रोमहल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम लोग फ्रेंड देखेंगे इलेक्ट्रिकल डीएमआरसी में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो परमानेंट बेसिस वाला जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं आज मतलब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर। मतलब बंडलिंग करने के केस में कौन सा हमारा कथन गलत है। तो फ्रेंड बंडलिंग कंडक्टर में जैसा का पहला आंसर दिख रहा होगा इंक्रीज वोल्टेज ग्रेडियंट। फ्रेंड इसमें रियली में होता क्या है कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो घट जाता है। वोल्टेज ग्रेडियंट घट जाने से क्या होता है, हमारा कोरोना लॉस कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, बंडलिंग करने के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। बंडलिंग करने से कंडक्टर जो वोल्टेज उसकी जो मतलब हैंडलिंग करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो बंडल कंडक्टर को हम फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं। देखिए बंडल कंडक्टर जो हमारा होता है वो लगभग 275 kV से ऊपर तक की वोल्टेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें जो बंडलिंग करने से क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस का मान कम होता है। और फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बंडलिंग करने से इंडक्टेंस का मान कम होता है जिससे हमारा सर्ज इम्पीडेंस का मान कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो सर्ज इम्पीडेंस के बारे में देख लेते हैं। सर्ज इम्पीडेंस बराबर होता है Z बराबर √L/C। ठीक है फ्रेंड, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओवरहेड लाइन के लिए जो सर्ज इम्पीडेंस होता है फ्रेंड वो लगभग हमारा 400 से ठीक है फ्रेंड 600 ओम होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड की अगर बात करें तो अंडरग्राउंड ओवरहेड लाइन का 1/10 मतलब 1/10वां हिस्सा होता है। 1/10वां कहने का मतलब कि 40 से लगभग 50 ओम होता है। मतलब अंडरग्राउंड केबल जो भी गुप्ता में जो दिया है ऑप्शन जो सही किया है वो 50 ओम वाला सही किया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सर्ज इम्पीडेंस अंडरग्राउंड केबल के लिए कहेगा तो कितना मारेंगे फ्रेंड, 50 ओम हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड हम लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इन ए CRT सेकेंडरी मिशन इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाई। तो फ्रेंड जो हमारा CRT का फुल फॉर्म होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में पहली बार CRT अवेलेबल होता है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये एक तरीके का CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होता है इसका एक तरीके का पार्ट होता है। तो CRT में जो सेकेंडरी मिशन इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड वो एक्वाडॉक पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि ऑप्शन 1 सही किया है, यही सही है फ्रेंड। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्लीप स्पीड इज़। तो फ्रेंड आपको बता देना चाहते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, पहली बात फ्रेंड 3 फेज इंडक्शन मोटर इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका जो बना होता है, जो बाहरी जो फ्रेम बना होता है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है फ्रेंड, वो मीडियम टॉर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नो लोड का पावर फैक्टर 0.2 होता है और इसमें एयर गैप बढ़ाने से इसका पावर फैक्टर घट जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें कोई स्लिप रिंग नहीं यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग यूज़ नहीं किया जाता है। और फ्रेंड इसमें क्वेश्चन पूछा है कि स्लिप स्पीड होता क्या है। तो फ्रेंड जैसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर को हम सप्लाई देते हैं तो स्टेटर की वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा NS स्पीड से घूमता है। तो फ्रेंड उसको सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। और जो हमारा रोटर होता है, चूँकि वो मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण उस पर फोर्स लगता है जिसके कारण वो भी घूमता है और हमेशा वो स्टेटर की स्पीड का मुकाबला करता रहता है। तो इन दोनों के बीच में मतलब रोटर जो हमारा होता है स्टेटर की स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मुकाबला करता है, उसका पीछा करता है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है उसको हम फ्रेंड स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर क्वेश्चन है मान लीजिए पूछ लिया आपसे स्लिप परसेंटेज का फार्मूला, तो स्लिप परसेंटेज का फार्मूला होता है फ्रेंड NS - NR/NS होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो यहाँ आप 100 से गुणा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। तो चौथा क्वेश्चन दिया है फ्रेंड
कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर डेवलप द लिस्ट टॉर्क बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड। मतलब कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें नो लोड से फुल लोड तक जाने पर उसमें जो टार्क होता है बहुत ही कम चेंजिंग होता है, तो हमारा सीरीज मोटर होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें बता देते हैं फ्रेंड कि सीरीज मोटर का जो यूज़ किया जाता है हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे क्रेन, हाइस, ट्रॉली, ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। और शंट मोटर का यूज़ रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फ़ैन, ब्लोवर, मशीन टूल इत्यादि में किया जाता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जो हमारा मोटर होता है, ये जनरेटर जो हमारा होता है, मोटर तो नहीं, जनरेटर जो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, इसका यूज़ जो हम करते हैं फ्रेंड ये वेल्डिंग में किया जाता है। और कम्युलेटिव कंपाउंड जो हमारा मोटर होता है वो सीयर एवं पंचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स समझते हैं हम इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर डेवलप द लिस्ट टॉर्क बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड। ठीक है फ्रेंड, तो पहली बात समझिए फ्रेंड इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, इसमें दिया है नो लोड, आपको दिख रहा होगा ये नो लोड, और यहाँ दिख रहा है फ्रेंड आपको ये फुल लोड। ठीक है फ्रेंड, ओके बताइए जैसे लोड बढ़ने का मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस का जुड़ना। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड वो घट जाता है। पैरेलल में लोड बढ़ने का मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस घटने का मतलब होता है करंट का मान बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड सीरीज़ मोटर के लिए आपको पता होगा कि टॉर्क और करंट में जो रिलेशन होता है T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड हम नीचे, √T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। ठीक है फ्रेंड, शंट की बात हम करेंगे तो शंट में हमारा हो जाएगा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA हो जाएगा। अब फ्रेंड बताइए करंट आप यहाँ भी बढ़ाइए और करंट आप यहाँ भी बढ़ाइए, देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे टार्क ज़्यादा बढ़ रहा है। शंट वाले केस में टार्क ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि सीरीज वाले में करंट अगर बढ़ा रहे हैं हम तो टार्क √2 के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, चौथा होगा, क्योंकि इसमें नो लोड से फुल लोड जाने पर जो टार्क जो होता है बहुत ही लिस्ट चेंजिंग होती है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा नीचे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट वाइल यूजिंग प्लेन सर्किट ब्रेकर एट हाई वोल्टेज। मतलब प्लेन सर्किट ब्रेकर में इसमें पहला एक आपको आंसर सही होगा, इसलिए सही होगा कि डज़ नॉट रिक्वायर टैंक। कह रहा है इनकरेक्ट हमको चूज करना है। तो फ्रेंड इसमें प्लेन सर्किट ब्रेकर में ऑयल उसमें रखा रहता है, वो आर को बुझाने का काम करता है, इसलिए इसमें टैंक की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इसमें ऑप्शन में दिया है कि डज़ नॉट रिक्वायर टैंक। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन, जल्दी देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए डीसी जनरेटर द कैरेक्टरिस्टिक्स which gives the variation of armature generated EMF EA with field current IF for zero armature current and constant speed is called। तो फ्रेंड जनरली आप समझिए, सीधी बात कहना ये चाहता है कि एक डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में जो जनरेटेड EMF होता है और फील्ड करंट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, हम उसको बता दे रहे हैं, ये बहुत तरह के मतलब रिलेशन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि इसमें फ्रेंड मेनली आपको ये याद रखना है कि इसको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब बताइए अगर नो लोड नहीं होता तो क्या करते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें 3-4 तरह की होती हैं, आपको बता दे रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी फ्रेंड। देखिए जो जनरेटेड EMF होती है आर्मेचर में और जो फील्ड करंट होती है उसके बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसको हम लोग फ्रेंड बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड, जैसा ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर नो लोड ना देके इसको ओपन सर्किट भी बोल सकता था। ठीक है फ्रेंड, इसको मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकता था। ठीक है फ्रेंड, तो आर्मेचर में जनरेटेड EMF और फील्ड करंट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप ही याद रख लीजिए अपने दिमाग में। दूसरी चीज़ इसमें एक आपको दिख रहा होगा ऑप्शन इन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बता दे रहे हैं एक्सटर्नल
कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। तो फ्रेंड ये जो टर्मिनल वोल्टेज हमारा होता है VT, ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज और एंड ये टर्मिनल वोल्टेज एंड जो हमारी लोड करंट होती है, इसके बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड। अब इंटरनल क्या होती है, तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी होती है वो जनरेटेड वोल्टेज, जैसे जनरेटेड वोल्टेज हमारा EG हो गया और लोड करंट, ठीक है फ्रेंड, और लोड करंट, ठीक है फ्रेंड। तो जनरेटेड वोल्टेज एवं लोड करंट के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल, ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्या दिया है, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप याद रखिए फ्रेंड कि आर्मेचर में जनरेटेड EMF और फील्ड करंट के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसको नो लोड या मैग्नेटाइजेशन या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल आपको बताई दिए, इंटरनल आपको बताई दिए। ठीक है फ्रेंड, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। आइए, दिया है फ्रेंड कि एक ऊर्जा स्रोत एक विद्युत बल्ब में 10 सेकेंड तक 2 एम्पियर की स्थिर धारा प्रवाहित करता है। यदि इसे प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में 2.3 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो बल्ब में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी देखते हैं इसको कैसे है। फ्रेंड बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। फ्रेंड ये फार्मूला को पता होगा हीट का कि H बराबर हमारा फ्रेंड होता है I² इंटू R इंटू T होता है। ठीक है फ्रेंड, ये होता है फार्मूला। तो आपको ये दिया है 2.3 किलो जूल करिए, या आप इसको लिख सकते हैं, जब किलो हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2300। ठीक है फ्रेंड, और आपको फ्रेंड यहाँ पे दिख रहा है I का मान फ्रेंड आपको 2 दिया है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, इंटू R, और T का मान फ्रेंड आपको दिया है 10। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से जैसे ही फ्रेंड आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आपको मिलेगा 230 डिवाइड बाई 4। ठीक है फ्रेंड, आपको ये मिलेगा। अब फ्रेंड इसका आगे देखिए, अगर आपको ये मिल गया 230 डिवाइड बाई 4, ये R का मान मिल गया। ठीक है, तो हमें अब चाहिए R का मान। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमको चाहिए V का मान। तो फ्रेंड आपको फार्मूला पता होगा कि V बराबर हमारा जो होता है वो हमारा I इंटू R होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि I का मान तो हमारा 2 तो है ही। ठीक, अभी आप R का मान निकाले हो 230 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ जैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे 115 वोल्ट ये ड्रॉप हमारा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि ऑप्शन में तीसरा सही किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है फ्रेंड, क्या दिया अगला क्वेश्चन दिया है, इन ए सिमेट्रिकल रोटेटिंग मशीन द इम्पीडेंस मीट बाय द आर्मेचर करंट ऑफ ए गिवन सीक्वेंस आर इक्वल टू द 3 फेज। या इजी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज़न वेल्डिंग का एक प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड आपको बता देना है कि फ्यूज़न वेल्डिंग जो होती है मेनली 5 तरीके की होती है। ठीक है, एक हमारी होती है आर्क वेल्डिंग, ठीक, एक होती है लेज़र वेल्डिंग, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, सॉलिड रिएक्टेंट वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। ये हमारी फ्यूज़न वेल्डिंग की टाइप होती है। बेसिकली जो वेल्डिंग होती है हमारी 2 तरह की होती हैं, एक हमारी होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरी हमारी होती है आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग 4 तरीके की होती हैं, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। और बट वेल्डिंग 2 तरीके की होती हैं, ऑफसेट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग हमारी 4 तरह की होती हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक वेल्डिंग, हीलियम
ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जैसा कि आपको हम बताए हैं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है फ्रेंड, तो अगला हम लोग देखते हैं जल्दी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि इन ए RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 5000/2 pi hertz and impedance of resonance is 56 ohm. Find the value of inductance if the Q factor is 25. तो फ्रेंड आपको बस रिलेशन से पता होना चाहिए, ये भी आप फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, हो जाएगा हमारा कि Q फैक्टर बराबर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि फार्मूला हमारा 1/R √L/C होता है। ठीक है फ्रेंड, और एक Q फैक्टर बराबर हमारा ये भी होता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये दोनों फार्मूला लगा के आप खुद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा, ये L का मान 0.28। ठीक है फ्रेंड, रियली में इसमें जो मेनली जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो सर्किट में हमारे लगे होते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा ऑब्जॉर्व करने की क्षमता है उसको रिप्रेजेंट करता है Q फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि Q फैक्टर किसको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर जो उसमें सर्किट में लगा होता है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना, उसकी अवशोषण क्षमता को एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा फ्रेंड, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज़ नॉट एक्यूरेट। ठीक है फ्रेंड, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की बहुत तरीके की फ्रेंड मेथड होती हैं। तो फ्रेंड आपको बता दे रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की बहुत मेथड होती हैं। जैसे हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, ये भी निकालने की एक अच्छी विधि है, रेगुलेशन को फाइंड कर सकते हैं। न्यू ASA मेथड को हम फ्रेंड भी यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ठीक है फ्रेंड, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड का दूसरा नाम है EMF मेथड। ठीक है फ्रेंड, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है कि इसमें जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उससे ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको पेसिमेस्टिक्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन में ये भी दे सकता था कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को या कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन मेथड को हम पेसिमेस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इसको किस नाम से जाना जाता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को EMF मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब एक MMF मेथड होता है जिसे एम्पियर टर्न मेथड भी कहा जाता है। अब MMF का फार्मूला ही होता है MMF बराबर NI, तो एम्पियर टर्न आ जाएगा वहाँ पे। तो MMF मेथड को हम एम्पियर टर्न मेथड के नाम से जानते हैं। उसमें जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कम होती है, उसको ऑप्टिमिस्टिक्स वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की अगर हम क्रम देख लें कि किस में सबसे बेस्ट होता है, तो फ्रेंड्स को हम लोग जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बढ़ते क्रम में देखेंगे हम, तो सबसे वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का तो हमारी आ जाएगी EMF मेथड पहले नंबर पे। ठीक, दूसरी आ जाएगी हमारी इज ग्रेटर देन ASA, ठीक, शॉर्ट में समझिए ASA। तीसरी जीरो पावर फैक्टर मेथड, ठीक है, उसके बाद MMF मेथड। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में क्रम पूछ सकता था, EMF मेथड, न्यू ASA मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड या MMF मेथड। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था। तो हमारी सिंक्रोनस मशीन में जो मतलब ये हमारा क्वेश्चन में दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज़ नॉट एक्यूरेट, तो हमारा हो जाएगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, क्योंकि हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, हमेशा जितना वोल्टेज रेगुलेशन होता है उससे ज़्यादा ही दिखाता है एक्यूरेट वैल्यू से। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया है फ्रेंड, इन इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वाट मीटर प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस प्रोड्यूस एरर विच। तो फ्रेंड इसमें अगर आपको फेजर डायग्राम पता होगा तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड कि किसके कारण ये दिखाता है। वैसे इसमें एरर को कम करने के लिए इसकी जो कॉइल होती है वो हाईली इंडक्टिव बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो और प्रेशर कॉइल होती क्या है फ्रेंड, तो जो हमारी सीरीज़ में लगी रहती है, जो हमारी कॉइल लगी रहती है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न कम होते हैं, उसको फिक्स कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी पैरेलल में लगी रहती है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होते हैं, जो लोड के पैरेलल में लगी रहती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो पैरेलल में लगी रहती है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होते हैं, उसको मूविंग कॉइल या वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। हमारा पावर का मेज़रमेंट करता है डायनामो टाइप वाट मीटर। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको मेनली रीडिंग का आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, कि जब 0 पावर फैक्टर होगा तो वाट मीटर क्या रीडिंग करेगा, 0.5 होगा तो क्या रीड करेगा। इससे बेसिकली जो क्वेश्चन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 होगा कांस्टेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दिया है फ्रेंड हमारा कि द पीक लोड ऑन ए 50 मेगावाट पावर स्टेशन इज़ 39 मेगावाट। ठीक है, एक पीक लोड स्टेशन है, पावर स्टेशन 50 मेगावाट का, उसमें जो हमारे 39 मेगावाट का हमारा पीक लोड टोटल है, मैक्सिमम जो लोड है। इफ़ सप्लाई पावर थ्रू 4 ट्रांसफार्मर हैविंग मैक्सिमम डिमांड 15, 10, 8, 9 मेगावाट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो फ्रेंड एक बात तो याद रखिए कि डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज़ फैक्टर, इससे रिलेटेड जितने भी आपको फार्मूला है फ्रेंड वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होता है कि जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सिर्फ इसी का मान 1 से ज़्यादा होता है। बाकी लोड फैक्टर, एवरेज फैक्टर, डिमांड फैक्टर, जितने भी ये सब होते हैं उसका मान 1 से कम ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो डिमांड फैक्टर होता क्या है कि जितनी हमारी टोटल लोगों ने डिमांड की है और जितना हमारे पास जो पावर स्टेशन है उसका मैक्सिमम जो पीक डिमांड है उसका डिवाइड करने पे जो हमें मिलता है उसी को डिमांड फैक्टर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसको डिमांड फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका डाइवर्सिटी फैक्टर हम निकाल लेते हैं DF। तो हमारा DF बराबर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 15, 10, 25। ठीक है फ्रेंड, आप सबको जोड़ लीजिए 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 और डिवाइड बाई अब कर दीजिए 39। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से जो हमारा मिल के आएगा फ्रेंड, अगर आपको इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। आप करके देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है एक 6 पोल लैप वाउंड DC जनरेटर 250 कॉइल ऑफ 2 टन्स ईच। इफ़ द फ्लक्स पर पोल इज 0.04 वेबर, फाइंड द जनरेटेड EMF एट नो लोड फॉर आर्मेचर स्पीड ऑफ 12,000 RPM। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला को पता होना चाहिए। EG बराबर जो जनरेटेड EMF का फार्मूला होता है पता होना चाहिए आपको बस, कि P5ZN/60A। तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड E बराबर इसका फार्मूला होता है फ्रेंड हमारा P5ZN/60A। ठीक है फ्रेंड, अगर लैप पॉइंट होगा तो लैप पॉइंट हमारी जो होती है इसमें A बराबर P होता है। लैप पॉइंट लो वोल्टेज एवं हाई करंट के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी कि लैप पॉइंट जो हमारी होती है वो हमारी लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज़ की जाती है। वेव वाइंडिंग में जो होता है उसमें A बराबर 2 हो जाता है। ठीक है,
वो हाई वोल्टेज एवं लो करंट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो इक्वलाइज़र रिंग होता है हमारा वो हमेशा लैप वाइंडिंग में ही यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें लगाने का देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं, फार्मूले पर आप रख दीजिए, आपको सब तो दिया है। अब इसमें पी क्या दिखा रहा है इस फार्मूले में फ्रेंड, इसमें पी दिखा रहा है कि नंबर ऑफ़ कितने पोल हैं। 6 पोल आपको दिया है, 6 रख लीजिए, 6 यहाँ कर लीजिए 6। ठीक, 5 का मान आपको दिया है फ्रेंड 0.04 आपको दिया है। ठीक है, जेड का मान आपको दिया है फ्रेंड, इसमें जेड का मान आपको दिया है 240। ठीक, कंडक्टर 240 कॉइल और 2 टर्न दिया है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम लोग इजीली। और इसके बाद हमारा ये भी दिया है 1200। हमारी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारी, वो 1200 दे रखी है, तो यहाँ रख लीजिए आप 1200। यहाँ 1200 रख लीजिए एंड डिवाइड बाई, आपको डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड बाई कर दीजिए 60 इंटू कर दीजिए आप 6, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोल के बराबर, चूँकि लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी हो जाएगा। हमारा लैप वाइंडिंग है तो हमारा ए बराबर पी। ठीक है, ये हमारा लैप वाइंडिंग के लिए हमारा काम करेगा ए बराबर पी। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ आपको जैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो आपको ये मिल जाएगा 768 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, को मिटा लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, नैरो बीम प्रोजेक्ट्स इन फ्लोड लाइटिंग आर यूज्ड फॉर डिस्टेंस। ये फ्रेंड आपको जनरली पता होना चाहिए, डाटाबेस क्वेश्चन है ये सब। जेबी गुप्ता अगर आप पढ़ेंगे, प्रीफर करते होंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, टिक करने वाले में या भरने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स या जो मिलान करने वाले होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे कि नैरो बीम प्रोजेक्ट्स इन फ्लोड लाइटिंग आर यूज्ड फॉर द डिस्टेंस एबव 70 मीटर। 70 मीटर से ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आजकल ऐसे क्वेश्चन का बहुत ट्रेंड है, पूछा जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया है फ्रेंड। अगला दिया हम लोग का है कि फॉर लोड सप्लाइड थ्रू ऑन AC वोल्टेज द अपरेंट पावर इज़ 250 VA एंड रिएक्टिव पावर इज 125 VAR, कैलकुलेट द एक्टिव पावर। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको फ्रेंड पता होना चाहिए कि फार्मूला बस हमारा पता होना चाहिए कि क्या होता है। और अगर आपको डायग्राम पता है तो आप वहाँ से ईजिली लगा सकते हो फ्रेंड ये कैसे लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा Q का मान दिया ही है फ्रेंड। देखिए इसमें डायग्राम बना लीजिए, पहले आप कर लेंगे बहुत इजीली डायग्राम, अगर आपको पता है तो ट्रायंगल बना लीजिए। अपरेंट पावर, अपरेंट पावर का मतलब ये दे दिया हमारा 250। ठीक है, S को दिखाता है ये। Q हमारा दे दिया है 125। ठीक है, ये 125 दे दिया है। ठीक, अब बताइए हमारा एक फार्म, अब आपको तो कैलकुलेट द एक्टिव पावर, हमको ये निकालना है फ्रेंड, ये वाली हमको चाहिए, ये वाली हमको चाहिए, फाइंड करना है ये वाली। ठीक है, तो आपको पता होगा फ्रेंड, देखिए बता दे रहे हैं हम, यहाँ से आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, बहुत सिंपल होता है। आप खुद सोचिए, देखिए यहाँ पे Q बराबर VA साइन फाई। ठीक है, Q बराबर VA साइन फाई। ठीक,
तो क्यू का मान आपको दे दिया है कितना, क्यू का मान आपको दे दिया है 125, ठीक। और भी ए आप देख रहे होंगे, भी ए का मान ये दे रखा है यहाँ पे 250 दे रखा है ना फ्रेंड, तो यहाँ रख दीजिए 250, ठीक। ये तो हमारा है ही साइन 5 इंटू साइन इंटू हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे साइन 5, ठीक। आप जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 1/2 काटेंगे तो साइन 5, तो साइन 1/2 का मान कितना होता है यहाँ पे फ्रेंड, 5 का मान हमारा आ जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा फ्रेंड, 30 डिग्री मिल जाएगा हमारा, 30 डिग्री हमारा मिल गया 5 का मान। अब आप बताइए, आपको एक्टिव पावर का फ्रेंड फार्मूला पता होगा, अगर आप जानते होंगे तो आपको एक्टिव पावर का फार्मूला फ्रेंड पता होगा कि एक्टिव पावर का फार्मूला हमारा होता है फ्रेंड P बराबर भी ए इंटू कॉस भी ए इंटू कॉस 5। अब भी का मान आपको दे रखा है कितना, 250, ठीक। अब यहाँ से cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए, cos 30 का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, cos 30 का मान √3/2, ठीक है। तो अब जैसे रखेंगे फ्रेंड यहाँ पे आपको 216.5 वाट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, 216.5 वाट हमारा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी ये डाटाबेस क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जेबी गुप्ता में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, द फेज एंगल ऑफ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज यूजली बिटवीन। तो द फेज एंगल ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सर्ज इम्पीडेंस की जो फेज एंगल होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री से माइनस 15 डिग्री होती है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको डाटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, करंट एफिशिएंसी इन क्रोमियम प्लेटिंग। तो क्रोमियम प्लेटिंग में जो करंट एफिशिएंसी होती है फ्रेंड वो हमारी होती है 12 से 15%। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला आपको क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है फ्रेंड कि फॉर एन 11,000/415 वोल्ट डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर द केवीए रेटिंग इज 40 kVA, फाइंड द एलबी साइड लाइन करंट। कुछ नहीं फ्रेंड, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको फार्मूला पता ही होगा फ्रेंड, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दिया जाता है, तो आपको वहाँ से करंट निकालना आपको पता ही होगा फ्रेंड। फार्मूला बता दीजिए बस यहाँ से, S बराबर चूँकि 3 फेज़ है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, तो हमारा हो जाएगा √3, ठीक। VI लगा दीजिए, √3 इंटू VI। S का मान आपको दे रखा है कितना, 40 kVA, तो यहाँ रख लीजिए 40 गुणे, यहाँ रख लीजिए 40 गुणे kVA हटाएंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक। और बराबर हो जाएगा √3 इंटू भी का मान, चूँकि लो वोल्टेज साइड निकालना है तो लो वोल्टेज साइड में भी का मान क्या दिया है, 415 रख लीजिए यहाँ पे, 415 और फिर से इंटू आई हमारा बच रहा है। जब फ्रेंड आप इसको सॉल्व करेंगे
तो 100% ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख रहे होंगे आप कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 55.65 एम्पियर इसका लो वोल्टेज साइड का जो करंट होगा वो हमारा 55.65 एम्पियर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं क्या है कि यदि किसी प्रतिरोध पर निम्न रंग कोड हो तो प्रतिरोध का मान ग्रे, लाल, हरा, सिल्वर, तो मान बताइए। इसमें क्या है फ्रेंड कि आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का जो आपको ट्रिक है वो पता होना चाहिए। और उसमें जो बैंड होता है हमारा कि जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर के लिए ±5% टॉलरेंस होता है, गोल्ड के लिए 10% होता है और नो बैंड के लिए हमारा 20% होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको सभी रंगों का कलर कोड पता होना चाहिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से आपको कोड पता होना चाहिए। और अगर आपको वो पता है तो एक ट्रिक होता है, वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं फ्रेंड। कलर रख के, कलर में यही होता है कि मान लीजिए जो कलर होता है उसमें एक ट्रिक फार्मूला होता है AB × 10⁻⁶ माइनस टॉलरेंस रख के हम लोग वहाँ से आराम से इजीली निकाल सकते हैं प्रतिरोध का मान जो हमारा आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कलर कोड पता है तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन 3-phase इंडक्शन मोटर द डिफरेंस बिटवीन स्टेटर आउटपुट एंड रोटर ग्रॉस आउटपुट। तो अगर आपको पावर फ्लो का डायग्राम से क्वेश्चन पूछ दिया फ्रेंड कि जो हमारा स्टेटर का आउटपुट और रोटर ग्रॉस आउटपुट के बीच में जो अंतर आता है वो हमारा रोटर कॉपर लॉसेस के बराबर आता है। ठीक है फ्रेंड, ये पावर फ्लो डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर या जो भी पावर फ्लो डायग्राम है फ्रेंड, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूछा है पावर फ्लो डायग्राम से। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं हम लोग क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रजिस्टर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। कार्बन कंपोजिशन हमारा सबसे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे हाई होता है। ठीक है, लगभग वही 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ्रेंड, अगले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग अगले वीडियो में फ्रेंड देखेंगे कैसा क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है फ्रेंड, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से आपको बताऊँ और पूरा क्वेश्चन लगभग अगले वीडियो में कवर कर लूँ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड, अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड।